एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय क्लास। हमने कल तक की क्लास में ह्यूमन ब्लड पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सारा कवर कर लिया था। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ओनली सीटेट के लिए ही नहीं है, बल्कि अदर एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी जहाँ से स्टार्ट होती है वो चैप्टर होता है सेल, और सेल ऐसा चैप्टर है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सेल से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो ये चाहे आप 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, अपने स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई आप टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं या अदर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जहाँ पर भी साइंस पोर्शन आता है वहाँ पर इस चैप्टर सेल से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल क्या होता है? जैसे हमें पता ही है कि जो हमारा पूरा शरीर है वो किससे मिलकर बना है? सेल है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड सेल। हमने बचपन से पढ़ रखा है कि सेल क्या है, हमारा पूरा शरीर ही तो सेल से मिलकर बना है। तो सेल क्या होता है, देखो मैंने लिखा भी है कि स्मॉलेस्ट यूनिट बॉडी, हमारा जो शरीर है, जो हमारी स्किन है, हमारे ऑर्गन है, हमारा पूरा ब्लड है, बोन्स है, मसल्स हैं, जितना भी हमारा शरीर बना है वो किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। इसका मतलब क्या है? सेल क्या करती है? फंक्शन करती है और एक स्ट्रक्चर होता है उसका। तो इसका मतलब जैसे कोई भी एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, ये सेल क्या करेगी? एक स्ट्रक्चर भी देगी और क्या करेगी? फंक्शन भी करेगी। उसका एक अपना स्ट्रक्चर होगा और वो फंक्शन करेगी। जैसे कोई हार्ट सेल है, अब हार्ट सेल का एक अपना फंक्शन तो है ही, वो कौन कर रही होगी? वो ही सेल कर रही होगी। हार्ट की जो सेल्स होती हैं वो फंक्शन कर रही है ना, सेल्स ही तो फंक्शन कर रही है, और वैसे ही उसी की एक क्या है? स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या कह दिया? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मतलब कि जो सेल है वो ही फंक्शन कर रही है और वो ही स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। तो सेल क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि विदाउट माइक्रोस्कोप या विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम सेल को नहीं देख सकते। अब सेल की जो स्टडी है उसको क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ सेल होती है साइटोलॉजी। साइटो मतलब होता है सेल और लॉजी मतलब होता है स्टडी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, ठीक है। तो साइटोलॉजी, ये सब स्टडीज भी आती हैं कि किसकी स्टडी को क्या कहते हैं। तो सेल की स्टडी को क्या कह दिया? साइटोलॉजी। ये जो सेल है, कैसे पता चला कि ये सेल है या इसको सेल कहते हैं, ये कैसे पता चला? तो जो इसकी डिस्कवरी हुई थी वो सबसे पहले किस में हुई थी? एक डेथ सेल में हुई थी। डेथ सेल मतलब क्या होता है? वो सेल लिविंग नहीं होती है। वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है, एक कॉर्क टिश्यू में। अब कॉर्क टिश्यू क्या होता है? कॉर्क टिश्यू होता है, जैसे आपने पेड़ देखा होगा ना, पेड़ बाहर में तो उसमें बार्क होती है, छाल होती है, उसके अंदर जो लकड़ी वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं कॉर्क। पहले जो नहीं होता था इत्र, उसके जो ढक्कन बनाए जाते थे, जो अचार की बर्नियां होती थी, जो भी लकड़ी के ढक्कन बनाए जाते थे ना, बनाए जाते हैं, अभी भी होते होंगे। पहले तो ये इन्हीं कॉर्क से बनाए जाते थे। जैसे किसी भी सीसी का अगर ढक्कन लगाना है तो उसमें क्या हो जाता था? ये कॉर्क का यूज करते थे। तो सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या करा? इसकी जो कॉर्क था उसको उन्होंने उस माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया और उसमें उन्होंने इस टाइप की स्ट्रक्चर्स देखी। एनसीईआरटी में लिखा है कि ये जो स्ट्रक्चर देखे उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते की तरह उनमें क्या देखा? शेप देखा। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो ये रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो सेल थी वो मधुमक्खी के छत्ते में देखी। ये लाइन बिल्कुल गलत है। मधुमक्खी के छत्ते में नहीं देखी, उन्होंने उन सेल का शेप मधुमक्खी की तरह दिखता है ये बताया है, ठीक है। तो क्या करेगी? ये जो सेल थी ये एक दूसरे से इस तरीके से अरेंज थी। इस पूरे, जब उन्होंने देखा कि उस लकड़ी को उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो वो क्या कर रही थी? जो वो सेल, जो वो लकड़ी थी उसमें इसमें इस तरीके के कंपार्टमेंट्स दिखे, लाइक मधुमक्खी का छत्ता। तो इन्हीं छत्ते को क्या करा उन्होंने? ये इन्हीं जो कंपार्टमेंट थे उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? सेला, ठीक है। सेला मीन्स कंपार्टमेंट। तो इसी सेला को आगे चलकर फिर सेल कहा गया, ठीक है। तो एक समझ आ गया रॉबर्ट हुक ने क्या करा। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने ही करी थी।
ठीक है, 1665 में। और कौन से सेल में? एक कॉर्क सेल में, यानी कॉर्क टिश्यू में। ठीक है, उसके बाद जो इन्होंने बुक लिखी थी, एक बुक भी आ जाती है इनकी, माइक्रोग्राफिया करके जो बुक थी इनकी, माइक्रोग्राफिया। ये एग्जाम में आता है कि जो रॉबर्ट हुक थी उनकी बुक का क्या नाम था, और जो रॉबर्ट हुक थी उन्होंने किस सेल की डिस्कवरी करी थी, डेथ सेल पे या लिविंग सेल पे। और जैसे डेथ सेल पे रॉबर्ट हुक ने करा, वैसे ही कुछ टाइम बाद 1674 में लिविंग सेल में लीवनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी बैक्टीरिया पे। और बैक्टीरिया पे भी कैसे, जो ये लीवनहॉक थे उनको बहुत गार्डनिंग का शौक रहा करता था, तो वो एक दिन ऐसे ही अपने किचन गार्डन में गए थे और वहां पर कुछ पौधे वौधे की कटिंग वटिंग कर रहे थे, और तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ तो उनके नेल्स में क्या हो गई, थोड़ी सी मिट्टी चली गई। और बाद में उन्होंने देखा कि ये थोड़े से अलग टाइप का लग रहा है। तो अब साइंटिस्ट तो थे ही, वो दिमाग तो उनका चलता ही रहता है, तो उन्होंने क्या करा, उस नाखून से वो मिट्टी ली और माइक्रोस्कोप के नीचे रख दी, और उसमें देखा तो उन्होंने क्या देखा, उसमें इस तरीके से ये स्ट्रक्चर मूव कर रहे हैं। और ये बाद में इन्होंने इनको बैक्टीरिया कहा। ये इनका मूवमेंट हो रहा था उस मिट्टी में, उस मिट्टी के अंदर ऐसी चीजें दिखी जो मूव कर रही थी। तब पता चला कि ये लिविंग सेल है, क्योंकि वो मूवमेंट कर रहे थे। जो लीवनहॉक थे उन्होंने बैक्टीरिया की खोज तो करी, उनके साथ अगर आ जाएगा कि आरबीसी की खोज किसने करी, वो भी लीवनहॉक ने करी, और जो स्पर्म की खोज थी वो भी किसने करी, लीवनहॉक ने। तो लीवनहॉक से हमारे 2-3 क्वेश्चन और बन गए। तो सबसे पहले तो जो लिविंग सेल थी उसकी खोज किसने करी थी, उन्होंने बैक्टीरिया पे, और जो स्पर्म सेल आरबीसीज थे वो भी किसने करी थी, लीवनहॉक ने। ठीक है, अब 2-3 चीजें याद कर लो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल कौन सी है, और ह्यूमन में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी सेल है। ये 2-4 चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। अब बिगेस्ट सेल इन दिस यूनिवर्स या इन वर्ल्ड में कौन सी है, ऑस्ट्रिच एग। ये तो आता है एग्जाम में और हम बचपन से भी पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी इस पूरी यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी सेल है वो होता है ऑस्ट्रिच का एग। और जो स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड है वो होता है बैक्टीरिया का, छोटा। बैक्टीरिया में भी क्या, माइकोप्लाज्मा, इसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। ये एक बैक्टीरिया है जो बहुत ही ज्यादा छोटा है, इस दुनिया का सबसे छोटा सेल है। ठीक है, इस माइक्रोप्लाज्मा का एक दूसरा नाम भी होता है पीपीएलओ। पीपीएलओ को कहते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये फुल फॉर्म भी आ जाती है और माइक्रोप्लाज्मा का सेकंड नेम भी आ जाता है। और पीपीएलओ के साथ साथ कभी कभी इसको एमएलओ भी कहते हैं, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूल मतलब सबसे छोटा, अणु होता है ना, मॉलिक्यूल तो सबसे छोटा ही होता है, तो मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म कह दिया इसको, एमएलओ। और पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो जो बैक्टीरिया है कौन सा वाला, वो भी माइकोप्लाज्मा, और उसके 2 नाम हैं पीपीएलओ और एमएलओ। ऐसे इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं इसको। अब हमने ये तो पढ़ दिया पूरे ब्रह्मांड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितनी टाइप की सेल्स होती है। देखो, अब जो हमारी बॉडी है ना उसमें 2 तरह की सेल्स होंगी। जो भी ह्यूमंस होते हैं, कुछ मेल्स होती हैं, कुछ फीमेल्स होते हैं। तो उस मेल और फीमेल में जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है वो तो क्या है, बिल्कुल सेम है। हाथ, पैर, आंख, नाक, हार्ट, किडनी, लंग्स, वो सब सेम है। तो वो कौन से सेल बनाएंगे, वो बनाएंगे सोमेटिक सेल, जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, ओवा फीमेल में, स्पर्म मेल में। तो ये जो ओवा और स्पर्म है इनको कहते हैं हम क्या, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये कौन सी सेल्स होती हैं, गैमेट सेल्स होती हैं। तो सोमेटिक सेल्स में जो सबसे बड़ी होंगी वो तो न्यूरॉन सेल्स होंगी। न्यूरॉन सेल्स क्या होती हैं, जो ब्रेन सेल्स होती हैं। और स्मॉलेस्ट क्या होती हैं, आरबीसीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी सेल कौन सी होती हैं, आरबीसीज, और सबसे बड़ी कौन सी होती है, न्यूरॉन सेल्स, यानी जो ब्रेन सेल्स होती हैं। और गैमेट सेल्स कौन सी होती हैं, बिगेस्ट जो होती हैं वो ओवा होती है, जो फीमेल में होती है, और जो स्मॉलेस्ट होती है वो होती है स्पर्म में, यानी ये होती है मेल में। ठीक है, तो ये चीजें आपको 4 चीजें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये एग्जाम में आता है। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी, 1839 में स्लाइडेन एंड स्वान 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर ये थ्योरी दी। और ये सेल थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी सेल क्या करेगी, अपने ही जैसी सेल से ही बनेगी। ये जैसे ये कोई भी एक मदर सेल है, मदर सेल मतलब कोई भी एक सेल जो सेल डिवाइड होने वाली होती है उसी को मदर सेल कहते हैं।
जैसे कोई भी एक सेल है, ठीक है, जब वो डिवाइड हुई तो क्या हो गया, 2 सेल में डिवाइड हो गई, तो उसको कहेंगे डॉटर सेल। यानी ये क्या करेगी, अपने ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रही है, मतलब अपने उसी की जैसी एक सेल थी उसी से न्यू सेल बन रही है। और ये क्या करेंगे, आगे जाके फिर ये डिवाइड होके 2 सेल बनाएंगे, फिर ये आगे चल के 2 बनाएंगे, फिर ये वाली डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या हो रही है, जो अपनी ही प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उससे नई सेल्स बन रही हैं। यही क्या करी थी स्लाइडेन एंड स्वान ने ये थ्योरी दी थी कि कोई भी सेल अपनी जैसी सेल से ही डिवाइड होकर नई सेल बनाती है। ठीक, जो एक सेल था, अब इस सेल ने क्या करा, डिवाइड करा, और डिवाइड करा तो क्या बना दिए, बहुत सारे सेल बना दिए। अब जब बहुत सारे सेल मिलके क्या बना दिया, जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, टिश्यू। अब जब ये टिश्यू क्या हो जाता है, एक टिश्यू ये, एक टिश्यू ये, एक टिश्यू ये, बहुत सारे टिश्यू, यानी अगर ग्रुप ऑफ सेल्स क्या हो जाएंगे, टिश्यू, और जब बहुत ग्रुप ऑफ टिश्यू हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, फिर टिश्यू सिस्टम। अब जैसे टिश्यू सिस्टम बन गया तो टिश्यू सिस्टम क्या बना देगा, एक पूरा ऑर्गन। ठीक है, अब जब एक ऑर्गन, 2 ऑर्गन, 3 ऑर्गन, जैसे एक हार्ट, एक लंग, एक किडनी, एक और एक पैंक्रियास, कुछ भी जब भी जो बनेगा तो वो क्या बना देगा, पूरा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा तो हमारी क्या बन जाएगी, पूरी एक लिविंग बॉडी बन जाएगी। ठीक है, ये देखो सेल से मिलकर, बहुत सारी सेल्स ने मिलकर क्या बना दिया, टिश्यू, और जब बहुत सारे टिश्यू मिले तो मिलकर क्या बन गया, टिश्यू सिस्टम, और जब टिश्यू सिस्टम बना तो हमारा एक ऑर्गन बन गया। और इसी तरह जब बहुत सारे ऑर्गन बन जाएंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और जब पूरा हमारा बॉडी का ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो एक लिविंग बॉडी बन जाएगी, यानी एक पूरी की पूरी बॉडी बन जाएगी। ठीक है, ये तो था सेल के बारे में थोड़ा सा। अब ठीक है, सेल तो ठीक है, लेकिन ये सेल होती कितनी टाइप की है, एक सेल तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही सेल होंगी ना, सेल भी कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप की। कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना, प्राचीन, पहले का। ठीक है, और कैरियोटिक मतलब होता है यहाँ पर न्यूक्लियस से। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो इस प्रोकैरियोटिक मतलब होता है जहां पर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, होता भी है तो क्या होता है, इमेच्योर होता है और बहुत ही पुराना होता है। पुराने कहने का मतलब न्यूक्लियस पुराना नहीं होता है, ये सेल ही बहुत पुरानी होती है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस ना के बराबर होता है, होता भी है तो बहुत ही इमेच्योर फॉर्म में होता है, वो काम वाम कुछ नहीं करता है। ठीक है, जैसे ये, जैसे क्या हो गया, जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, नहीं तो बीच में एक न्यूक्लियस होता है ना, अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगी। तो ये क्या होता है, जो न्यूक्लियस का कुछ पार्ट होता है इमेच्योर, वो पूरा साइटोप्लाज्म में हल्का हल्का फैला रहता है। यानी यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है ना वो नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं। तो ये क्या हो जाता है, प्रोकैरियोटिक के केस में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक, यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा, एक कंप्लीट बिल्कुल मैच्योर न्यूक्लियस होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है और वही डिवाइड करता है आगे चलकर। तो जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा डेवलप हुए, न्यूक्लियस वाले डेवलप हुए ना, जिस सेल में न्यूक्लियस होगा वही ज्यादा डेवलप होंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में क्या होते हैं, लो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और इसमें वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें लो डेवलप मतलब जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे बहुत ही लो डेवलप वाले होंगे, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस है ही नहीं। और जैसे क्या, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इस ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है, कौन सा वाला बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं है, ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है, अपना खाना खुद ही बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और इसमें क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकोन। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं ना, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसकी जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन वो किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकोन।
ठीक है। लेकिन अब बायोलॉजी है तो एक्सेप्शन तो होंगे ही, तो इसमें एक एक्सेप्शन है, जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है जो मैंने अभी बताया था, जो सबसे छोटा होता है, वो क्या होता है, उसमें जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो सेल वॉल होगी वो क्या होगी, नहीं होगी। तो क्या होगी, कोई भी एक जैसे आ गया कि बैक्टीरिया में, कौन से बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होती है, कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, तो माइकोप्लाज्मा है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, बाकी सारी बैक्टीरियाज में सेल वॉल होते हैं। ठीक है। और अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में क्या होंगी, जैसे प्लांट सेल हैं वेल डेवलप्ड है, एनिमल सेल है वेल डेवलप्ड है, एल्गी, फंगल, ह्यूमन, हम जितनी भी हमारी सेल्स हैं, फंगल सेल हैं, एल्गी सेल हैं, उन सब में क्या हो जाता है, वो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, उनमें न्यूक्लियस मिलता है। ठीक है। अब जो प्लांट सेल है इसमें तो क्या होता है, सेल वॉल मिलता है, एल्गी में भी सेल वॉल मिलता है, फंगल में भी सेल मिलता है, लेकिन एनिमल और ह्यूमन सेल दो ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट होता है। ठीक है। एनिमल सेल में और ह्यूमन सेल में हाथी, घोड़ा, गाय, बकरी, भैंस, जो जितने भी एनिमल्स हैं और जितने हम ह्यूमंस हैं, उनमें क्या होती है, ये सेल वॉल अब्सेंट होती है। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, अब प्रोकैरियोटिक है तो उसमें क्या होंगे, जितने भी जो ऑर्गेनल्स है ना वो अब्सेंट रहते हैं, जैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी नहीं होगा, लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये जो गोल्जी बॉडीज है ये नहीं होंगी, लेकिन इसमें प्रेजेंट होंगी। अब ये क्या है, कैसे हैं ये जितने भी ऑर्गेनल्स, ये जिसको कुछ बहुत समझ आ रहा है उसके लिए तो ठीक है, और जिसको समझ नहीं आ रहा है उसको भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हम अभी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्गी बॉडीज क्या है, राइबोसोम्स क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप इतना ध्यान रखिए कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोट में गोल्गी बॉडीज नहीं होती हैं, यूकैरियोटिक में होती हैं, और लाइसोसोम जो प्रोकैरियोटिक में होता है वो नहीं होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। और राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि जो राइबोसोम्स हैं इसमें 70S वाले होते हैं और उसमें 80S वाले होते हैं। अब ये 70S और 80S क्या है ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 70S राइबोसोम होता है, और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें 80S राइबोसोम्स होता है। और जो प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल मतलब DNA RNA, वो क्या होता है, उनका मेन जो DNA होता है वो होता है तो सर्कुलर, और वो क्या होता है, सर्कुलर और सिंगल हेलिक्स, मतलब ऐसे सर्कुलर होता है लेकिन सिंगल हेलिक्स, ऐसे 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 करके एक गुच्छा बनाए रहता है, इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये एग्जाम में आता है कि न्यूक्लियोइड क्या है, तो आप कहोगे कि ये प्रोकैरियोटिक का मेन DNA है, सर्कुलर और सिंगल हेलिक्स की फॉर्म में, जिसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर भी कहते हैं। ये दो नए टर्म्स लग रहे होंगे, इनको देख लेना, एग्जामिनर घुमाने के लिए जीनोफोर डाल देगा। अब जीनोफोर क्या होता है, ये न्यूक्लियोइड मतलब जो प्रोकैरियोटिक होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है। सिंगल हेलिक्स मतलब बस एक सर्कुलर फॉर्म में चलते चले जाता है, एक सिंगल थ्रेड लाइक होता है। ठीक है। और यहाँ और इसमें क्या होता है, डबल हेलिक्स मतलब ये सिंगल हो गया, यहाँ से ये डबल आ गया, तो ये डबल हेलिक्स हो गया, ये एक सिंगल हेलिक्स हो गया। और जो ये प्रोकैरियोटिक होता है उसमें एक एक्स्ट्रा DNA भी होता है, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। यही प्लाज्मिड बहुत सारे आगे दवाइयाँ बनाने के काम आता है, जब बायोटेक्नोलॉजी में यही सब पढ़ते हैं। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखना कि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें 2 टाइप्स की जेनेटिक मटेरियल मिल जाता है। एक तो मेन DNA होता है जो सर्कुलर होता है और सिंगल स्ट्रक्चर होता है, उसका सिंगल हेलिक्स की फॉर्म में होता है, और जो एक्स्ट्रा होता है उसको कहते हैं प्लाज्मिड। लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है उसमें ओनली डबल हेलिक्स होता है। ठीक है। ये किसके बारे में पढ़ लिया हमने, सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, सेल की स्टडी क्या होती है, और सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, ह्यूमन में सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, और जो सेल थ्योरी होती है वो किसने दी थी, क्या कहा था उसने, और सेल कितने टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उसमें भी हमने जो जो चीजें थी वो डिटेल से पढ़ी थी। अब हम क्या करेंगे, कल हम, ये तो एक सेल का जनरल आइडिया था, अब हम इस सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल होती क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, इसके काम क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो आप तक ईजिली पहुँच जाएंगी। और मेहनत कीजिए
पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।